हेलो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसका 15वां चैप्टर जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, उससे संबंधित जो भी तथ्य फैक्ट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी में उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले है दोस्तों तरित। हम लोग किसको बोलते हैं, तरित क्या होता है? तो तरित जो होता है एक बहुत बड़ा चिंगारी होता है, एक विशाल स्तर की जो चिंगारी होती है विद्युतीय चिंगारी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरित बोलते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, जब बारिश होने की संभावना होती है या बारिश होता है तो बादल आपस में टकराते हैं और वहां से बहुत बड़ी चिंगारी निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरित बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो आवेश जो होता है दोस्तों वो दो तरह का होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। और प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षित करता है। जबकि दोस्तों हम लोग जानते हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस जो होता है मतलब अपोजिट चार्ज जो होते हैं, विजातीय चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि सेम चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करेंगे चार्ज आता कहाँ से है, तो एक वस्तु को अगर दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो होता क्या है, एक वस्तु जो होता है दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस वस्तु का चार्ज माइनस हो जाता है। जबकि जो वस्तु चार्ज को छोड़ता है देता है उसका जो चार्ज है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस चार्ज हो जाएगा उसका, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देगा उसका चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हम रेशम का बात करेंगे तो रेशम और अगर दोस्तों कांच को रगड़ते हैं तो रेशम जो होता है दोस्तों याद रखेंगे रेशम ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जबकि जो कांच है मतलब कांच का जो छड़ है, ठीक है, शीशा का जो छड़ होता है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों जो आपको बता चुके हैं एक ही प्रकार के आवेश क्या करते हैं, तो एक ही प्रकार का जो भी चार्ज होगा आवेश होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। यहाँ पे देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल्सन कर रहा है। तो प्लस प्लस या माइनस माइनस जो चार्ज होगा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, विजातीय आवेश क्या करते हैं, तो विजातीय आवेश जो होगा अपोजिट चार्ज जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगला है दोस्तों स्थैतिक आवेश किसे कहते हैं। देखिए चार्ज होता है दो तरह का, एक होता है आपका मोशन वाला चार्ज और एक होता है आपका स्टैटिक चार्ज। ठीक है, तो जो स्थैतिक चार्ज होगा, जो स्टैटिक चार्ज होगा मतलब वो रुका हुआ चार्ज होगा। ठीक है, तो रगड़ने पर जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्थैतिक बोलते हैं। ठीक है, यह गति नहीं करता है। जैसे कोई चिंगारी निकल रहा है तो वो जो चार्ज हो गया वो कैसा चार्ज हो गया, स्थैतिक हो गया। या कंघी को अपने बाल में लगाते हैं तो कंघी और बाल जो होता है दोनों चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग जो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा चार्ज है, वो स्थैतिक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं दोस्तों, जब आवेश गति करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अगला बिंदु है किस युक्ति द्वारा पता किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। तो कोई वस्तु जो है वो चार्ज है उसमें कि नहीं है उसको हम लोग मापते हैं जिस यंत्र से, जिस युक्ति से, उसका नाम है विद्युतदर्शी। अगला है दोस्तों भूसंकरण किसे कहते हैं। तो देखिए भूसंकरण का हम लोग उपयोग भी करते हैं, पुराने जमाने में आप देखे होंगे, अभी भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है। अर्थिंग, अर्थिंग क्या करता है दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर से मतलब जहां से विद्युत आ रहा है वहां से जब हाई करंट जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ में पहुंचा देते हैं। पृथ्वी जो है दोस्तों दोनों काम करता है, अगर चार्ज का कमी है तो चार्ज भी दे देगा और चार्ज अगर अधिक है तो ले भी लेता है। तो पृथ्वी दोनों काम करता है, चार्ज अगर अधिक होगा तो ले भी लेगा और चार्ज अगर कम होगा तो दे भी देता है। ठीक है, तो अर्थिंग हम लोग कर देते हैं ताकि अगर ज़्यादा वोल्टेज आए, ज़्यादा करंट आए तो वो एक्स्ट्रा जो करंट है वो अर्थ में चला जाए। ठीक है, तो भूसंकरण क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी आवेशित वस्तु से आवेश को जो पृथ्वी में भेजते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, भूसंकरण बोलेंगे। ठीक है, तो पहले के समय में वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते थे और आज भी अर्थिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब पोल के द्वारा होता है। लेकिन पहले जो होता था दोस्तों वो हम लोग जमीन में डायरेक्ट एक तार को रखते थे। ठीक है, विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं, तो देखिए बादलों के जो ऊपरी किनारे होते हैं ध्यान रखिएगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है। जबकि नीचे वाला जो भाग होता है बादल का वहां पे ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब दोनों बादल प्लस
चार्ज वाला बादल और माइनस चार्ज वाला बादल जब एक दूसरे को क्या करेगा, टकराएगा, तो उससे क्या होगा, चिंगारी पैदा होगा, मतलब तरित पैदा होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत विसर्जन। ठीक है, तो विद्युत विसर्जन समझ में आया। जब प्लस चार्ज वाला और माइनस चार्ज वाला बादल एक दूसरे से टकराएगा तो चिंगारी पैदा होगा, जिसको तरित बोलेंगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे विद्युत विसर्जन। अगला है दोस्तों, अगर तरित आता है तो तरित से हम लोग कैसे एक दूसरे को सुरक्षा करेंगे। देखिए, तरित जब आता है, जब भी तरित आएगा तो क्या करना है, तरित के समय आपको खुला स्थान में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि खुला स्थान पर रहेगा तो ये खुला जगह पर अगर गिरेगा तो आपका क्या हो सकता है, उसे बुरा तरह से प्रभावित हो सकते हैं, मर सकते हैं, आपका जान जा सकता है। इसलिए आपको खुले स्थान में आपको नहीं रहना है। दूसरा, आपको छाता लेकर नहीं निकलना है, क्योंकि छाता का जो डंडी होता है उसके सहारे तरित पास कर सकता है आपके बॉडी में। ऊंचे वृक्षों के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये जो जब तरका जब गिरता है दोस्तों, अपने भाषा में तरित को हम लोग तरका बोलते हैं, तरका जब गिरता है दोस्तों तो वायु जो होता है उस समय विद्युत का चालक हो जाता है। ऐसे समान तौर पर जो हवा जो होता है दोस्तों विद्युत का चालक नहीं होता है, परंतु जब ठंडर गिरता है, तरित गिरता है, तो हवा जो होता है दोस्तों वो विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखेंगे, लंबा अगर वृक्ष है तो उसके नीचे नहीं रहेंगे, छाता लेके नहीं निकलेंगे, खुला स्थान में रहने से बचेंगे। ठीक है, गाड़ी में अगर है तो दोस्तों खिड़की को बंद रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, छत पे नहीं रहेंगे, जब तक पूरा गरज खत्म नहीं होता है जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये सब सावधानी है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप खुले में है दोस्तों तो आपको क्या करना है, सिमट कर बैठ जाना है। ठीक है, खुले में अगर है तो सिमट कर क्या करना है, बैठ जाना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आप खुले में है तो इस तरीके से आपको सिमट के बैठ जाना है। ठीक है, सभी विद्युतीय उपकरण जो है दोस्तों, मोबाइल है, टीवी है, ठीक है, बंद कर देना है। और फ़ोन का इस्तेमाल आपको, जो तार वाला फ़ोन है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिना तार वाला फ़ोन का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर तार वाला से इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ से भी जो तरका है उसके द्वारा आ सकता है। अगला है दोस्तों, तरित चालक क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे तरित चालक होता क्या है। तो देखिए, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग करके भवनों को हम लोग, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है उसको हम लोग तरका से क्या करते हैं, तरित से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा उस पर जब तरका गिरेगा तो वो बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो सकता है और उससे बहुत सारे लोग मर सकते हैं, जान माल का हानि हो सकता है। इसलिए दोस्तों भवनों में क्या किया जाता है, बहुत बड़ा रॉड, बहुत बड़ा छड़ जो होता है दोस्तों, किसका, कॉपर का, बहुत बड़ा रॉड जो है कॉपर का दोस्तों लगा दिया जाता है। ऊपर का दोस्तों जो मुंह होता है उसको खुला छोड़ दिया जाता है, और नीचे वाला जो मुंह होता है दोस्तों उसको जमीन में डाल दिया जाता है। ठीक है, बात समझे। इससे क्या होगा, ऊपर से जब थंडर जो है, तरका जो है पास होगा तो वो सीधा वो जमीन में चल जाएगा और इस बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग हम लोग भवनों को तरित से बचाने के लिए किया जाता है। भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई होता है, थोड़ा सा ऊपर खुला रहेगा और नीचे जमीन की ओर रहेगा। इस छड़ का एक सिरा जो होता है वायु में खुला रखा जाता है, जबकि दूसरा सिरा जो होता है जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन में पहुंचाने के लिए एक सरल रास्ता प्रदान करता है। अगला है दोस्तों, प्लेट किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हमारा पृथ्वी जो है उसका ऊपरी सतह जो है जिसको हम लोग भूपट्टी बोलते हैं, वह खंडों में नहीं है, वह जो है दोस्तों वो खंडों में बटा है। ठीक है, तो पृथ्वी दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्लेट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग भूपट्टी बोलेंगे, वह कई खंडों में बटा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्लेट बोलते हैं। तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है बहुत सारे खंडों में बटा होता है, बहुत सारे टुकड़ों में बटा होता है, जिसको हम लोग दोस्तों प्लेट बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेट क्या है दोस्तों, आप समझ गए। अब ये प्लेट में दिक्कत क्या है दोस्तों, ये प्लेट जो होता है अस्थिर नहीं रहता है, ये प्लेट थोड़ा थोड़ा घूमते रहता है। अब जब प्लेट दोस्तों घूमते रहता है तो निश्चित है, जब बहुत सारा चीज़ घूमेगा तो निश्चित है एक दूसरे से टकराएगा। तो प्लेट दोस्तों घूमते रहता है, और जब एक दूसरे से टकराता है या एक दूसरे से रगड़ खाता है तो वहाँ पे बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, और वह ऊर्जा है दोस्तों वो ज़मीन को फाड़ के निकलने की कोशिश करता है, और उसी के वजह से दोस्तों धरती जो होता है कांपने लगता है, जिसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। ठीक है, तो यह प्लेट निरंतर गर्तित करते रहता है, और जब एक दूसरे से रगड़ खाता है या टकराता है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है,
और इसी से धरती दोस्तों कांपने लगता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, भूकंप प्लेटों के गति के कारण उत्पन्न होती है, ये आपको बता ही चुके हैं। जहां प्लेट की सीमाएं दोस्तों ध्यान रखेंगे दुर्बल क्षेत्र होती है, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो भूकंप वहां पर अधिक आएगा जहां पर प्लेट की सीमाएं जो है वो दुर्बल है, कमजोर है। इन दुर्बल क्षेत्रों को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो जहां पे प्लेट का जो दुर्बल वाला क्षेत्र है, जहां पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है, जहां पे प्लेटों की टकराने की संभावना अधिक है, उस क्षेत्र को दोस्तों हम लोग बोलेंगे भ्रंश क्षेत्र बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों भूकंप को हम लोग कैसे मापते हैं। देखिए भूकंप को हम लोग मापते हैं, ठीक है, उस डिवाइस को, उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं भूकंप लेखी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सिस्मोग्राफ। और भूकंप का जो मापेंगे, किस पे मापेंगे, भूकंप लेखी पर मापेंगे, सिस्मोग्राफ पे मापेंगे। और उसका पैमाना क्या होगा, तो उसका पैमाना दोस्तों याद रखिएगा रिएक्टर में मापेंगे, रिएक्टर में। और किस पर मापेंगे, तो भूकंप लेखी पर मापेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, भूकंप लेखी जो होता है, सिस्मोग्राफ जो होता है, उसमें एक डोरी होता है जिस तरह पेंडुलम में होता है, और उसके नीचे जो होता है एक गोलक होता है जिस तरह पेंडुलम में होता है। उस गोलक से एक पेन लगा रहता है, और उसके नीचे जो है दोस्तों एक सिलेंड्रिकल, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। उसके ऊपर जो होता है चार्ट पेपर लगा रहता है। जैसे ही भूकंप आएगा तो ये डिवाइस हिलेगा, और जितना हिलेगा उतना ये पेन हिलेगा, और उसी तरह का एक क्या बनाएगा, ग्राफ बनाएगा। और ग्राफ से पता चल जाएगा जो भूकंप का जो तीव्रता था, भूकंप का जो इंटेंसिटी था वो कितना था। ठीक है, तो किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को हम लोग रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। और किसके द्वारा मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा भूकंप लेखी के द्वारा मापते हैं। अधिक जो विनाशकारी भूकंप होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे, उसका जो रिएक्टर पैमाना होता है वो 7 होता है या 7 से अधिक होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगर भूकंप आता है तो भूकंप से हम लोग कैसे बचाव करेंगे। तो देखिए अगर घर में है तो मेज या कोई मजबूत चौकी है तो उसके नीचे क्या करना है, छिप जाना है। ठीक है, अगर बिस्तर पर है और नहीं भाग सकते हैं तो तकिए से अपने सिर को क्या करना है, ढक लेना है। अगर घर के बाहर है तो क्या करना है, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर हो जाना है, क्योंकि वो गिरेंगे तो फिर उससे आपकी जान जा सकती है। धरती पर क्या करना है, लेट जाना है। ठीक है, यदि आप किसी कार अथवा बस में है तो बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, ड्राइवर से कहना है कि धीरे धीरे वो खुले स्थान की ओर बढ़े। तो जब भी भूकंप है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, खुले जगह की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर बड़ा वृक्ष के आसपास रहेंगे, ठीक है, बिल्डिंगों के आसपास रहेंगे, घरों में रहेंगे, तो वहाँ पे हमारा जान जा सकता है, क्योंकि वो बिल्डिंग जब गिरेगा, पेड़ पौधा जब गिरेगा तो उससे जान जा सकता है। अगला है दोस्तों फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भूकंप जो आता है दोस्तों वो धरती के नीचे आता है। तो धरती के नीचे जिस स्थान पर भूकंप आता है, जहां से शुरुआत होता है, उस स्थान को दोस्तों हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो फोकस जो है धरती के नीचे वह केंद्र होता है जहां से भूकंप स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके लंबवत उसके परपेंडिकुलर धरती के ऊपर वह स्थान, ठीक है, जिस पर सबसे अधिक भूकंप महसूस किया जाता है, उस स्थान को हम लोग बोलेंगे अधिक केंद्र बोलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अधिक केंद्र जो होगा पृथ्वी के ऊपर होगा, जबकि फोकस जो होगा वो पृथ्वी के अंदर होगा। फोकस पर ही भूकंप स्टार्ट होता है, फोकस वह बिंदु होता है जहां से भूकंप स्टार्ट होता है। और अधिक केंद्र जो होता है उसके जस्ट ऊपर जो लंबवत होता है जमीन के ऊपर, उस बिंदु को हम लोग अधिक केंद्र बोलेंगे, जहां पर भूकंप जो होगा सबसे अधिक महसूस किया जाएगा। अगला है दोस्तों भूकंप उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए ज्वालामुखी के फटने से भी उत्पन्न हो सकता है, उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने से भी भूकंप आ सकता है, और भूमिगत जो नाभिकीय विस्फोट होता है, जैसे एटम बम अगर गिर जाए तो भी भूकंप उसके कारण हो सकता है। अगला बिंदु हम लोग बात करेंगे दोस्तों, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। दोस्तों आज तक साइंस इतना डेवलप हो गया है, फिर भी दोस्तों हम लोग जो भूकंप है उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, जो कब भूकंप आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ जानवरों में प्राकृतिक रूप से यह गुण पाए जाते हैं जो उन्हें यह महसूस हो जाता है, क्योंकि वो जमीन से सटे होते हैं और उनको इंफ्रासोनिक साउंड, मतलब 20 हर्ट्ज से भी अगर कम साउंड आएगा तो वो उसको फील कर सकते हैं, वो उसको सुन सकते हैं। तो जब भूकंप आता है
तो वो उनको महसूस हो जाता है और वो छटपटाने लगते हैं और वो पानी से बाहर निकलने लगते हैं या अपने जगह को छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। तो उससे भी पता चल जाता है, लेकिन हम लोग के पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग पता कर सके जब भूकंप कब आएगा। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।